हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में अब 12 जून को होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने सोमवार को अदालत में जवाब दाखिल कर दिया। वहीं कपिल सिब्बल ने ईडी की जांच व सबूतों पर सवाल उठाए। बता दें कि कल्पना सोरेन भी सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद थी। हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक बहस की। कपिल सिब्बल की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी का पक्ष सुनने के लिए अगली सुनवाई बुधवार की तिथि निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील पेश करते हुए कहा कि यह मामला 8.86 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। आरोपों के मुताबिक राजस्व कर्मचारी ने सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ की है। 2 बार ईडी ने छापेमारी की, लेकिन एजेंसी कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाई जिससे यह साबित हो सके कि हेमंत सोरेन का इस भूमि से नाता है। ईडी ने जो धाराएं लगाई है वह पीएमएलए के अंतर्गत सही नहीं है। सिर्फ हेमंत सोरेन को जेल भेजने के लिए एक कहानी गढ़ी गई है। इसके साथ ही उन्होंने ईडी द्वारा अब तक पेश किए गए सबूतों पर भी सवाल खड़े किए हैं। कपिल सिब्बल ने 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बहस की, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी की बहस सुनने के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की है। बता दें कि हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले मामले में 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई यानी 28 मई को ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी, जिसे सोमवार को ईडी ने दाखिल किया। कोर्ट में जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपने दलील में कहा कि बड़गई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन भूमिहार जाति की है, जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका मालिकाना हक उनके पास नहीं है और इस पर उनके कब्जे की बात भी गलत है। ईडी के पास इस संबंध में कोई दस्तावेज भी नहीं है। JBKSS अध्यक्ष जयराम महतो की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 18 जून को दी गई अगली तारीख। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो की अग्रिम जमानत पर रांची सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अगली तारीख 18 जून को तय की है। दरअसल वर्ष 2022 में विधानसभा घेराव के दौरान उनके खिलाफ मामला दर्ज कर वारंट जारी किया गया था। इसे लेकर पुलिस ने 1 मई को जयराम महतो को गिरफ्तार करने बोकारो पहुंची थी, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं लगा और तभी से ही उन पर गिरफ्तारी के तलवार लटक रहा। इसी बीच जयराम महतो के वकील ने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। संजय सेठ को बनाए गए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री रांची से दूसरी बार बने हैं सांसद। रांची के सांसद संजय सेठ केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने इन्हें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। रांची लोकसभा सीट से इन्होंने लगातार 2 बार जीत दर्ज की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम नरेंद्र मोदी समेत अन्य मंत्रियों के साथ संजय सेठ को 9 जून को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। संजय सेठ ने रांची लोकसभा सीट से दूसरी बार जीत दर्ज की है। रांची से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय को हराकर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने सुबोध कांत साय की जगह उनकी बेटी यशस्विनी साय को टिकट दिया था। संजय सेठ ने यशस्विनी साय को 1,20,512 वोट से हरा दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गांडेय से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने विधानसभा के सदस्य पद की शपथ ले ली है। कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक है। कल्पना सोरेन को झारखंड विधानसभा के स्पीकर कक्ष में शपथ दिलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कल्पना को विधानसभा में अपने कक्ष में शपथ दिलाई। इस दौरान कल्पना सोरेन के साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के साथ हुए गांडेय विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा को मात दी थी। कल्पना सोरेन ने दिलीप वर्मा को 27,000 से अधिक वोटों से हराया था। झामुमो विधायक सरफराज गांडेय से विधायक थे। उन्होंने इस सीट से इस्तीफा देकर खाली किया था। हेमंत सोरेन से जब ईडी पूछताछ कर रही थी तभी ऐसी आशंका थी कि हेमंत की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य और पार्टी के अंदर उथल पुथल ना हो और कल्पना मुख्यमंत्री पद की भागदौड़ संभाल सके, इसलिए गांडेय विधानसभा पद को खाली किया गया था। गांडेय को झामुमो के लिए सुरक्षित सीट मानी
मानी जाती है, इसलिए भी गांडेय सीट को ही खाली किया गया। इस सीट पर लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव कराया गया। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव की जिम्मा संभाला। कल्पना सोरेन के नेतृत्व में झामुमो ने झारखंड में 3 सीटें जीती है। कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी को मिला केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। झारखंड की कोडरमा लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीत कर सांसद पहुंची अन्नपूर्णा देवी। पीएम मोदी ने 2019 की तरह 2024 में भी अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट में जगह दी है। इस बार उनका प्रमोशन कर केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। दरअसल बीजेपी जातिगत समीकरण साधने के लिए अन्नपूर्णा देवी को प्रमोट कर रही है। अन्नपूर्णा देवी ओबीसी वर्ग से आती है। 2019 में उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। 2019 में अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा सीट पर बाबूलाल मरांडी को मात दी थी। कोडरमा सीट से अन्नपूर्णा देवी ने 3,77,014 वोटों से जीत दर्ज की है। अन्नपूर्णा देवी को कुल 7,91,657 मत प्राप्त हुए थे। वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह को कुल 4,14,643 वोट मिले। अन्नपूर्णा देवी राजद की झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष थी। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस्तीफा दिया था और बीजेपी में शामिल हुई थी। 2019 में बीजेपी ने उन्हें कोडरमा सीट से प्रत्याशी बनाया था। शिल्पी नेहा तिर्की मिली सीएम चंपई से, कहा बालू की कमी से प्रभावित हो रही अबुआ आवास योजना। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को सीएम चंपई से मुलाकात की और उनसे कहा कि बालू की कमी से मांडर में अबुआ आवास योजना प्रभावित हो रहा। कहा कि सरकार विकास के प्रति पूरी तरह समर्पित है, लेकिन लंबे समय से आचार संहिता लागू होने के कारण झारखंड में विकास कार्य शिथिल पड़ गए थे। अब सरकार विकास कार्यों में गति लाकर आम लोगों की आकांक्षाओं को तेजी से पूरा करेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात के दौरान तिर्की ने अनुरोध किया कि अगले कुछ ही महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब विकास कार्यों के लिए 3-4 महीने का ही समय बचा हुआ है। तिर्की ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जिस प्रकार से मांडर की जनता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का दिल खोलकर समर्थन और अपना प्यार लौटाया है, उससे देखते हुए विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाई जाए। इस पर मुख्यमंत्री सोरेन ने अविलंब सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सभी जरूरतमंद एवं आकांक्षी ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाया जाए। कहा लोग विश्वास भरी नजरों से सरकार की ओर देख रहे, उन्हें विशेष रूप से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बहुत अधिक भरोसा है। कहा मांडर विधानसभा क्षेत्र में अनेक ग्रामीण सड़कों का निर्माण बहुत जरूरी है। ग्रामीणों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार की बेहद कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के निर्माण के लिए ग्रामीणों को बालू की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए जरूरी है कि बालू घाट की बंदोबस्ती करते हुए ग्रामीणों को बालू उपलब्ध करवाया जाए। गुमला में बड़ा सड़क हादसा, 40 फीट नीचे गिरे बारातियों से भरी बस, 2 दर्जन लोग घायल। गुमला जिले के घाघरा थाना के नवाडी पुल से पिकअप वाहन टकराने से वाहन में सवार लगभग 2 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा में इलाज करने के बाद बेहतर इलाज के लिए गुमला और रांची रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार केरागानी गांव से लोहरदगा जिले के कांड्रा दीपा टोली में बारात गया था। वापसी के दौरान नवाडी पुल में वाहन टकरा गया, जिससे यह घटना घटी। घटना इतना जबरदस्त थी कि टक्कर के बाद वाहन के ऊपर बैठे सवार सभी लोग 40 फीट पुल से नीचे गिर गए। घायलों में केरागनी निवासी राजकुमार उरांव, नंदू लोहरा, चंद्रपाल उरांव, कमलेश उरांव, कर्मपाल कुमार, सांकेश्वर कुमार, राजकुमार उरांव, अमर उरांव के अलावा 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कांग्रेस नेता शिव कुमार भगत ने कहा कि दुर्घटना विजय साहू कंस्ट्रक्शन कंपनी और एनएचआई की लापरवाही से घटी है। एनएचआई में विजय साहू कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से सड़क निर्माण व पुल निर्माण का कार्य किया जा रहा था। जिस जगह पर घटना घटी है वहां पर भी नया पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण स्थल पर किसी भी तरह का कोई सूचना बोर्ड या फिर यात्रियों को इंगित करने जैसा मार्किंग नहीं किया गया है। साथ ही पुल की स्थिति इतनी जर्जर थी कि इतनी बड़ी हादसा हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। जर्जर पुल का मरम्मत के लिए कई बार ग्रामीणों ने मांग किया था। पूर्व में भी इसी पुल पर लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग दुर्घटना में जान गंवा चुके हैं। घटना की सूचना मिलते ही थानेदार तरुण कुमार के अलावा थाने के सभी अधिकारी तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। एम्बुलेंस के अलावा थाने के निजी वाहन में घायल को अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों के अलावा कांग्रेसी नेता शिव कुमार भगत टुनटुन, भाजपा नेता अशोक उरांव, अरुण पांडे, आदित्य भगत, जोगेंद्र भगत, शहजाद खान सहित कई सामाजिक संगठन के लोग अस्पताल पहुंचे और घायलों को इलाज में सहयोग दिया। सभी लोगों ने खुद अपने हाथों से उठा कर घायलों को एम्बुलेंस से नीचे उतारा। घायलों को ले जाने के लिए
एम्बुलेंस कम पड़ गया। घायलों की संख्या अधिक होने के कारण बिशुनपुर, सेना, गुमला, सिसई से एम्बुलेंस तत्काल बुलाया गया। जब एम्बुलेंस कम पड़ गया तो ममता वाहन में भी घायलों को भेजा गया। 5 एम्बुलेंस व 4 ममता वाहन में घायलों को भेजा गया। पुलिस नशे का कारोबार रोके, नहीं तो अदालत करेगी हस्तक्षेप। झारखंड हाईकोर्ट ने दी सख्त हिदायत। झारखंड हाईकोर्ट ने खूंटी जिले में अफीम की खेती में खतरनाक वृद्धि को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से रोक नहीं लगने पर नाराजगी जताई है। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि झारखंड में नशे का अवैध कारोबार रोकने में अब तक पुलिस विफल रही है। मादक पदार्थ बेचने वाले दुकानों को पुलिसकर्मी सुबह 3 बजे तक खुला रहने देते हैं। मादक पदार्थों की खरीद बिक्री पर पुलिस नियंत्रण नहीं कर पा रही, जो चिंताजनक है। ऐसा लगता है कि नशे के कारोबार में पुलिस की भी संलिप्तता है। यह स्थिति कतई ठीक नहीं है। खंडपीठ ने सख्त हिदायत दी कि कहा कि यदि पुलिस नशे का कारोबार नहीं रोकती है तो इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप करेगा और सख्त आदेश पारित करेगा। खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि नशे के कारोबार रोकने को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है। खंडपीठ ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से मामले में शपथ पत्र दायर किया गया है, लेकिन खंडपीठ ने अन्य कई बिंदुओं पर सरकार को जानकारी देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दायर कर नशे के कारोबारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई। वहीं एनसीबी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की है। आज 11 जून से दक्षिण पूर्व रेलवे की 53 से अधिक ट्रेनों का समय बदला। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से ट्रेनों की समय में बदलाव कर दिया गया है। 11 जून से इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत दक्षिण पूर्व रेलवे के अधीन चलने वाले 53 से अधिक ट्रेनों का समय बदला गया है। सिर्फ टाटानगर होकर या कोल्हन के स्टेशनों से होकर गुजरने वाली 36 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इस कारण लोगों को कहा गया कि वे लोग बदले हुए समय के अनुसार ही आवाजाही करें। इसको लेकर सर्कुलर पहले ही जारी की जा चुकी है। इसको लेकर स्टेशन में भी इसको लगा दिया गया है। झारखंड फिर भीषण गर्मी की चपेट में। लू को लेकर इन जिलों में अलर्ट जारी। झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जिलों में गंभीर हीट वेव चलेगी। पलामू और गढ़वा जिले का तापमान क्रमशः 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 12 जून तक झारखंड के अलग अलग जिलों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा कि झारखंड में अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने 11 और 12 जून को गढ़वा, पलामू, गोड्डा, देवघर, दुमका में भीषण उष्ण लहर यानी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 जून को कई जिलों में हीट वेव के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। 12 जून से राजधानी रांची में गरज के साथ बारिश का भी अनुमान है। कहा गया कि इस दिन तेज हवाएं भी चलेगी। गर्मी को देखते हुए झारखंड में स्कूलों का समय बदला गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग के पत्रों में कहा गया कि राज्य के सभी स्कूल 15 जून तक सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगे। इसके बाद विद्यालय का संचालन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार होगा। गर्मी की छुट्टी के बाद सरकारी विद्यालयों में कक्षाएं शुरू हो गई है। बता दें कि अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में गर्मी की छुट्टी भी अभी समाप्त नहीं हुई है। भविष्य की योजना बनाने में जुटे सीएम चंपई सोरेन। 11 को होने वाली मैराथन बैठक पर शुरू हुई सियासत। लोकसभा चुनाव का शोरगुल खत्म होते ही राज्य में विकास का कार्य अब तेज होगा। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 11 और 12 जून को मैराथन बैठक करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में 11 जून को 16 विभागों के कामकाज की समीक्षा होगी। जिन विभागों की समीक्षा होगी उसमें विधि व्यवस्था, पुलिसिया जांच की अद्यतन स्थिति, पोस्को अधिनियम, सर्टिफिकेट केस की स्थिति, अवैध खनन, वन और जमीन से संबंधित मामले आदि शामिल है। बैठक के दौरान जेपीएससी और जेएसएससी की लंबित परीक्षा के साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग, कृषि, मनरेगा, जेएसएलपीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना और वीर शहीद फोटो हो खेल विकास योजना आदि भविष्यों पर चर्चा की जाएगी। कार्मिक विभाग से चिट्ठी मिलने के बाद सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा समीक्षा बैठक की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक की तैयारी में जुटे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इस बैठक के जरिए विभागों द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने ऋण माफी योजना हो या खाद्य की डिमांड केंद्र सरकार से हो, इसे प्राथमिकता के आधार पर करने का काम किया है।
मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक पर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री की विभागीय समीक्षा बैठक को आईवास बताते हुए जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता अनिमेश कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में जिस तरह से सरकार चल रही है उससे सभी लोग वाकिफ है। ऐसे में मुख्यमंत्री इस बैठक के जरिए लोगों को दिखाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे, मगर इससे कुछ होने वाला नहीं। हालांकि बीजेपी के इस आरोप को कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने खारिज करते हुए उम्मीद जताई कि निश्चित रूप से इसका फलाफल निकलेगा। गिरिडीह में अवैध बालू तस्करी के खिलाफ जिला टास्क फोर्स की कार्रवाई, 25 ट्रैक्टर जब्त। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लाकड़ा के निर्देश पर सोमवार को जिला टास्क फोर्स ने जिले के विभिन्न प्रखंडों में बालू तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने जिले के गिरिडीह, बेंगाबाद, गांडे, पीरटांड़, जमुआ, धनवा, गांवा, देवरी व बागोदर में छापेमारी कर 25 अवैध बालू ट्रैक्टर को जब्त किया है। टास्क फोर्स की इस कार्रवाई के बाद बालू तस्करों में हड़कंप मच गया है। सोमवार को छापेमारी में जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत, माइनिंग इंस्पेक्टर अभिजीत मजूमदार व विभिन्न प्रखंड के सीओ व थाना प्रभारी शामिल थे। गिरिडीह से 2, बेंगाबाद से 4, गांडे से 1, पीरटांड़ से 6, जमुआ से 2, धनबाद से 1, गांवा से 5, बगोदर से 4 अवैध बालू ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। बिरनी के नगलो, मनकडीहा, केसोडी और डोमन सिंगा में अवैध रूप से डंप कर रखा गया 15,000 CFT बालू जब्त किया गया। इस बाबत जिला खनन पदाधिकारी सत्यजीत ने बताया कि सभी बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर संबंधित थाना को सुपुर्द कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। 1250 वित्त रहित संस्थानों में शैक्षणिक हड़ताल आज, नहीं होगा पठन पाठन। झारखंड के 1250 वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों में मंगलवार को शैक्षणिक हड़ताल रहेगी। संस्थानों का ना तो ताला खुलेगा और ना ही पठन पाठन होगा। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आंदोलन की अगली कड़ी शैक्षणिक हड़ताल की जा रही और शिक्षा सचिव का पुतला दहन किया जाएगा। मोर्चा ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिला सचिव को ज्ञापन सौंपा है। मोर्चा मुख्य रूप से जैक की ओर से इंटरमीडिएट कॉलेज में नामांकन के लिए सीट कम करने, चौगुना अनुदान के लिए विभागीय प्रस्ताव को विधि और वित्त की सहमति के बाद मंत्रिपरिषद भेजने और बिहार के नियोजित शिक्षकों के तर्ज पर वित्त रहित स्कूल इंटर कॉलेजों में शिक्षक कर्मचारियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे। मोर्चा के रघुनाथ सिंह और कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में 190 पर स्वीकृत इंटर कॉलेज है। इसमें मात्र 83 कॉलेज में सीट बढ़ोतरी पूर्व में हुई है। नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण राज्य के बहुत से विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने इंटरमीडिएट में नामांकन लेने से मना कर दिया है। इस वर्ष राज्य में 3,78,000 बच्चों ने मैट्रिक परीक्षा पास की है। राज्य में लगभग 635 +2 स्कूल और 190 पर स्वीकृत व 80 स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेज है। पर स्वीकृत इंटर कॉलेज में जैक की ओर से प्रत्येक संकाय में 384 सीट निर्धारित की गई है, जबकि स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रत्येक संकाय में 128 सीट निर्धारित की गई है। यह सही नहीं है, इसलिए जैक इसे अविलंब वापस ले और जैक बोर्ड की आपात बैठक बुलाई जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई को देखते हुए सरकार ने अनुदान नियमावली में संशोधन कर अनुदान की राशि चौगुना करने के लिए विभाग से प्रस्ताव मांगा था। विभाग ने एक कमेटी बनाई और वर्तमान अनुदान में 80% की बढ़ोतरी कर विभागीय सचिव को दे दिया है। विभागीय प्रस्ताव पर तत्कालीन मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है, लेकिन आज तक प्रस्ताव को विभाग ने विधि और वित्त विभागों को नहीं भेजा है। मोर्चा ने मुख्यमंत्री से इस पर अविलंब कार्रवाई करने और विभागीय सचिव को विधि व वित्त से सहमति के लिए मंत्रिपरिषद भेजने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट में 12 साल बाद रांची के किसी सांसद को मिली जगह, संजय सेठ बने राज्य मंत्री। रांची के सांसद संजय सेठ ने रविवार को कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। संजय सेठ के शपथ लेने के बाद रांची संसदीय सीट को 12 साल बाद मंत्री पद मिला है। इससे पहले पूर्व सांसद सुबोध कांसाह 2012 तक केंद्र में मंत्री रहे थे। संजय सेठ केंद्र में मंत्री बनने वाले रांची के तीसरे सांसद है। संजय सेठ ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। बता दें कि रांची लोकसभा सीट से सबसे पहले जनता पार्टी के रविंद्र वर्मा ने मोरारजी देसाई मंत्रालय में 1977 से 1979 तक श्रम और संसदीय कार्य मंत्री बने थे। वहीं कांग्रेस के सुबोध कांसाह भी मंत्री रह चुके हैं। अब संजय सेठ को मंत्री बनाया गया है। गौरतलब है कि संजय सेठ खादी बोर्ड के अध्यक्ष और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संजय सेठ 1976 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से डीएवी कॉलेज कानपुर में छात्र संघ का चुनाव भी जीत चुके हैं। कानपुर से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की है। इसके अलावा संजय सेठ लॉ ग्रेजुएट भी हैं। अपनी राजनीतिक यात्रा के दौरान 2 बार जेल भी जा चुके हैं। 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी जिस दिन गिरफ्तार हुए थे, उसी दिन संजय सेठ भी गिरफ्तार हुए थे और 25 दिनों तक रांची केंद्रीय कारावास में रहे थे। इसके अलावा 2013 के जनवरी माह में पार्टी कार्यालय के तहत
7 दिन बिरसा मुंडा जेल में रहे थे। रांची से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए 64 वर्षीय बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को 1,20,512 वोटों के अंतर से हराया। संजय सेठ को 6,64,732 वोट मिले थे, जबकि यशस्विनी सहाय को 5,44,220 वोट प्राप्त हुए थे। इसी सीट पर संजय सेठ ने यशस्विनी के पिता सुबोधकांत सहाय को 2019 के चुनाव में हराया था। संजय सेठ को 7,06,828 वोट मिले थे, जबकि सुबोधकांत सहाय को केवल 4,23,802 वोट ही मिल पाए थे। झारखंड में 20 जून तक होगी पीजीटी शिक्षक की नियुक्ति। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने 7 मार्च को 1020 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा था। अब इनकी ज्वाइनिंग होगी। सभी शिक्षकों को 30 मार्च तक नियुक्ति दे देनी चाहिए थी, लेकिन 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गया, जिस कारण से शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, इसलिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों के नियुक्ति पत्र पा चुके शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराने का निर्देश दिया है। माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक उत्कर्ष गुप्ता ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 20 जून तक संबंधित शिक्षकों की ज्वाइनिंग करा ले, साथ ही उन्हें स्कूलों का आवंटन कराते जाएं। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित के अलावा प्रयोगशाला सहायकों को भी नियुक्ति पत्र दिया गया था। जिन प्रयोगशाला सहायकों की अब तक नियुक्ति नहीं हो सका है, उन्हें भी अनिवार्य रूप से 20 जून तक योगदान कराएंगे। हाईवा की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक युवक की मौत, दोस्त छोड़कर हुए फरार। लातेहार जिला मुख्यालय के नौरंग चौक के पास एक स्कूटी सवार की हाईवा के चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद स्कूटी पर सवार अन्य 2 लोग मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि एक स्कूटी पर सवार होकर 3 लोग कहीं जा रहे थे। बताया जाता है कि स्कूटी काफी स्पीड में थी। इस दौरान सामने से एक हाईवा आ रहा था। स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह सड़क पर बने ठोकर के साथ टकरा गई, जिससे पीछे बैठा युवक सड़क पर जा गिरा और हाईवा की चपेट में आ गया। इससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को देखते हुए स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी और उन्हें बताया कि वाहन के द्वारा अपने साथी को कुचलता हुआ देख बाकी के 2 युवक उसे छोड़कर फरार हो गए। बाद में वह घायल युवक को देखने तक नहीं आए। पुलिस अपने तरीके से घटना की जांच कर रही और मृतक युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जामताड़ा के मेहिजाम में युवक की गोली मारकर हत्या। जामताड़ा जिले के मेहिजाम में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक को अपराधियों ने 2 गोली मारी। मृतक मूल रूप से बिहार के जमुई जिले का रहने वाला था। वह दूध का कारोबार करता था। मृतक का नाम 35 वर्षीय नंदा यादव है। मेहिजाम के शास्त्री नगर में युवक को उस वक्त गोली मार दी गई जब वह सो रहा था। अपराधियों ने एक गोली युवक के सीने में और दूसरी गोली उसकी कनपट्टी में मारी। सोमवार सुबह जब उसके परिजन उसे उठाने के लिए गए तो उसे खून से लथपथ देखा। नंदा यादव के परिजनों ने बताया कि वह एक खुले स्थान पर सो रहा था। अपने मवेशियों की रखवाली करने के लिए वह बाहर में खुली जगह पर ही सोता था। वे लोग सोमवार को सुबह जब उसे उठाने गए तो देखा कि वह खून से लथपथ पड़ा हुआ था। घटना की सूचना मेहिजाम पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और थाने ले गई। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि मृतक 35 वर्षीय नंदा यादव दूध का व्यापार करता था। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। चक्रधरपुर मंडल में ब्लॉक लेगा दक्षिण पूर्व रेलवे। 12 जून को हटिया झारसुगुड़ा मोमो एक्सप्रेस रहेगी रद्द। विकास कार्य को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा चक्रधरपुर मंडल क्षेत्र में ब्लॉक लिया जाएगा। इसके कारण 12 जून को जहां हटिया झारसुगुड़ा हटिया मोमो एक्सप्रेस रद्द रहेगी, वहीं कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। ये ट्रेनें विलंब से खुलेगी। कुछ ट्रेनों के आंशिक समापन व प्रारंभ में बदलाव किया गया है। हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमो एक्सप्रेस 12 जून को रद्द रहेगी। बरौनी कोचुवेली स्पेशल ट्रेन 11 जून को अपने निर्धारित प्रस्थान करने के समय की जगह 4 घंटे विलंब से बरौनी से प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 18,311 विशाखापट्टनम बनारस द्वितीय साप्ताहिक एक्सप्रेस 12 जून को अपने निर्धारित प्रस्थान करने के समय की जगह 2 घंटे 45 मिनट विलंब से विशाखापट्टनम से प्रस्थान करेगी। धनबाद तंबरम स्पेशल ट्रेन 12 जून को अपने निर्धारित प्रस्थान करने के समय से स्थान पर 4 घंटे विलंब से धनबाद से प्रस्थान करेगी। खलारी में राय चौक पर तोड़ी मूर्तियां। देर रात की घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। खलारी थाना अंतर्गत राय चौक पर स्थित स्थानीय लोगों के आस्था से जुड़े राम सिंह बान सिंह के मंदिर में रविवार की रात्रि में कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। सोमवार की सुबह मंदिर की साफ सफाई और व्यवस्था देखने वाले एक स्थानीय दुकानदार जब मंदिर में गया तो उसे मंदिर की प्रतिमा के खंडित होने का पता चला। उसने इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी। लोगों की आस्था से जुड़े हुए मंदिर में
प्रतिमा खंडित होने के बाद पूरे क्षेत्र में फैल गई। राय चौक पर पहुंचे ग्रामीणों और व्यवसायियों ने राय बाजार की दुकानों को बंद करा दिया। आक्रोशित लोगों ने बमने निर्मल चौक के पास बैरियर लगाकर सड़क को जाम कर दिया। नाराज लोगों ने आरसीएम साइडिंग में होने वाले कोयला ढुलाई सहित सभी काम को बंद करवा दिया। ग्रामीण राय चौक पर बैरियर लगाकर दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। सूचना मिलते ही खलारी थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह एवं डीएसपी रामनारायण चौधरी ने पूरे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को इस संबंध में लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें अविलंब दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए बताया गया कि किसी भी हालत में इससे संलिप्त दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। रांची में कारोबारी को अगवा करने की कोशिश नाकाम, अपराधियों को पुलिस ने खदेड़ कर दबोचा। राजधानी रांची के किशोरगंज चौक से एक फ्लाई कारोबारी का अपहरण कर भाग रही एक महिला सहित 4 अपहरणकर्ताओं को रांची पुलिस ने 20 किलोमीटर तक पीछा कर धर दबोचा। कारोबारी को भी पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को शाम पुलिस ने इस मामले का पूरा खुलासा किया। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के किशोरगंज चौक के पास रविवार देर रात फ्लाई कारोबारी अमित गुप्ता को अपराधियों ने अगवा कर लिया था। जिस समय अपराधी अमित गुप्ता को जबरन अपनी कार में बिठा रहे थे, उस दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने कंट्रोल रूम में डायल 100 पर फोन कर पुलिस को मामले की जानकारी दे दी, लेकिन पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचने से पहले ही अपराधी रिंग रोड की तरफ भाग निकले थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रांची एसएसपी के द्वारा पूरे शहर में वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कोतवाली डीएसपी, कोतवाली थानेदार सहित थानों की टीम अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई थी। रविवार रात 10:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच लुका छुपी चलती रही। लगभग 20 किलोमीटर तक खदेड़े जाने के बाद जब अपराधियों को लगा कि वे अब पकड़े जाएंगे, अब उन्होंने धुरवा स्थित जेएससी स्टेडियम वाली सड़क में अपनी कार और कारोबारी अमित गुप्ता को छोड़ भागने लगे, लेकिन पुलिस की टीम ने उन्हें खदेड़ कर धर दबोचा। झामुमो प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने बीजेपी पर झारखंड के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप, कहा कैबिनेट में नहीं मिली हिस्सेदारी। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रविवार को दिल्ली में हुए शपथ ग्रहण में झारखंड की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड को मंत्रिमंडल में उचित हिस्सेदारी नहीं मिली है। उन्होंने रांची सांसद संजय सेठ के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे सांसद को मंत्री बनाए गए जिन्होंने बंद पड़ी एचईसी पर एक सवाल नहीं उठाया है। सुप्रिया भट्टाचार्य ने बीजेपी पर आजसू की अनदेखी व अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी के सांसदों को मंत्री पद दिया गया, लेकिन आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्री पद से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि आजसू बीजेपी का पुराना सहयोगी है, स्थानीय पार्टी है, लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड बीजेपी के बड़े नेता शपथ ग्रहण से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि रविवार को सिर्फ सांकेतिक उत्सव मनाया गया। उन्होंने कहा बीजेपी के रांची कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा, किसी प्रदेश नेता की उपस्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 240 सांसदों से मात्र 115 सांसद बीजेपी के हैं, बाकी दूसरे दलों से आए हैं। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल 7 जगह खाली है। उन्होंने बीजेपी से मांग करते हुए कहा कि इन 7 पदों में से एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झारखंड को और मिलना चाहिए। आपको बता दें कि रविवार को हुए मोदी मंत्रिमंडल में कुल 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसमें झारखंड से कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, वहीं रांची सांसद संजय सेठ को राज्य मंत्री बनाया गया। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में संथाली फिल्म आंगन को मिली एंट्री। 18वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लोह नगरी जमशेदपुर की संथाली फिल्म आंगन को भी एंट्री मिली है। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 15 से 21 जून तक मुंबई में होने जा रहा है। इसमें दिखाई जाने वाली फिल्मों का प्रदर्शन साथ ही साथ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और पुणे में भी किया जाएगा। संथाली फिल्म आंगन 16 जून को प्रदर्शित होगा। मुंबई समेत उक्त चारों महानगरों में भी फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किसी संथाली फिल्म को जगह मिली है। आंगन 12 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक रविराज मुर्मू है। वे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के छात्र रहे हैं। वे बताते हैं कि आंगन फिल्म की शूटिंग जमशेदपुर से सटे आदिवासी बहुल इलाके करंडी, तुरामडी, छोला गोड़वा, कीनू टोला में की गई है। इस फिल्म में रामचंद्र माडी, सलोनी, जीतराई व फुलमणि ने बेहतरीन अभिनय किया है। साहित्यकार, गीतकार व लोक गायक दुर्गा प्रसाद मुर्मू ने इस फिल्म की धुन को तैयार किया है। नूना राम ने फिल्म को म्यूजिक दिया है। फिल्म ने झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता,
पीएलएफआई के 5 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद, संगठन के विस्तार की थी तैयारी। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 5 नक्सलियों को नगड़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उग्रवादी संगठन पीएलएफआई संगठन के एरिया कमांडर विजय बख्शी सहित 5 को गिरफ्तार किया गया है। 5 उग्रवादी प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन से जुड़े हैं। बताया जाता है कि अपने संगठन का विस्तार करने के उद्देश्य से यहां रंगदारी और हथियार इकट्ठा करने की तैयारी में थे। अपने संगठन को राज्य के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचाना चाहते थे। पुलिस को इनकी मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ इलाके में छापेमारी की और नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी जब्त किए हैं। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी पीएलएफआई नक्सली की गिरफ्तारी नगड़ी इलाके से हुई है। फिलहाल सभी से पूछताछ चल रही। पुलिस ने 2 पिस्तौल सहित कई अन्य सामान भी जब्त किए हैं। हम उनसे यह भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इस संगठन से जुड़कर काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।